तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम हैरियट लर्नर की बेहद मशहूर किताब द डांस ऑफ इंटीमेसी की गहराई में उतरते हैं। हम इसके मूल विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीवन में कैसे लागू होते हैं। हमारा आज का ये सफ़र 6 मुख्य चरणों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे अंतरंगता के पैटर्न से, फिर बात करेंगे दूरी और अति सम्मिलितता की, उसके बाद भावनाओं के संचार, रिश्तों की दरारों की मरम्मत, स्थायी परिवर्तन और आखिर में कुछ बेहद उपयोगी व्यवहारिक उपकरणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प बात की पड़ताल करती है कि आखिर लोग कैसे घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, उन्हें कैसे बनाए रखते हैं और दरार आने पर कैसे सुधारते हैं। इसमें एक बहुत ही अलग नजरिया दिया गया है। यहाँ अंतरंगता को कोई स्थिर अवस्था नहीं माना गया है, बल्कि इसे पैटर्न और चिंताओं के एक गतिशील नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मजबूत रिश्ते के लिए स्पष्ट सीमाएं, ईमानदार आत्मज्ञान और सबसे जरूरी बात, दूसरों को बदलने के बजाय अपने खुद की प्रतिक्रियाओं को बदलने का साहस होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, अंतरंगता और उसके पैटर्न्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरंगता वास्तव में क्या मांगती है? अक्सर लोग मान लेते हैं कि अंतरंगता का अर्थ है किसी रिश्ते में खुद को पूरी तरह से खो देना। लेकिन असल तर्क यह है कि एक स्वस्थ अंतरंगता के लिए जुड़ाव और अलगाव दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक स्वस्थ रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरे व्यक्ति के प्रति कितने खुले हैं और साथ ही अपनी खुद की कितनी स्पष्ट समझ रखते हैं। अक्सर होता क्या है कि चिंता 3 तरह के प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। या तो हम अलग हो जाते हैं, या आत्मलीन हो जाते हैं, या फिर आक्रामक तरीके से पीछे पड़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अक्सर हमारे बचपन और पारिवारिक परिवेश से आते हैं। और यहीं पर आत्मविभेदीकरण का विचार सामने आता है, जिसका सीधा सा अर्थ है दूसरों के साथ गहराई से जुड़े रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना। अब इन पैटर्नों को समझने के बाद सवाल यह है कि हम क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। सबसे अच्छी शुरुआत है तनाव के समय उभरने वाली अपनी उस अंतरंगता चिंता प्रतिक्रिया को बिना किसी निर्णय के पहचानना। जैसे एक ऐसा पैराग्राफ लिखा जा सकता है जिसमें ये साफ साफ वर्णन हो कि किसी को बहुत करीब आने देने पर क्या खोने या पाने का डर महसूस होता है। अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को बदलना भी एक बहुत प्रभावी तरीका है। मतलब सीधा दोष देने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और मुझे ऐसा महसूस होता है वाले वाक्यों का उपयोग करना। इसके अलावा बार बार होने वाले संघर्ष और उनमें शामिल लोगों की प्रतिक्रियाओं का एक चार्ट बनाना भी बहुत उपयोगी साबित होता है। इससे पैटर्न्स साफ नजर आने लगते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे अहम विषय पर आते हैं, दूरी और अति संलिप्तता। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी भी तरह के दर्द या टकराव से बचने के लिए भावनात्मक दूरी को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इससे साथी और भी बेचैन महसूस करने लगता है। पीछे हटने की यह प्रवृत्ति साथी की चिंता को कम करने के बजाय और बढ़ा देती है। इसके ठीक विपरीत एक और स्थिति है, अति सम्मिलितता। इसमें होता यह है कि करीब आने की चाहत में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा समझौता करने लगता है और कहीं न कहीं खुद को ही खो देता है। इससे उसकी अपनी स्वायत्ता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। और जब रिश्ते बहुत ज्यादा निकटता और फिर तीखे संघर्ष के बीच झूलने लगते हैं, तो उस अस्थिरता को लोग अक्सर गलती से जुनून समझ लेते हैं। असल में इस तीव्रता को कम करने के लिए बातचीत की गति को धीमा करना और तनाव बढ़ाने वाले कारकों को पहचानना बेहद जरूरी है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या अभ्यास किए जा सकते हैं? यहाँ ब्रिज यानी पुल वाक्यों का प्रयोग बहुत कारगर होता है। ये ऐसे छोटे और स्पष्ट वाक्य होते हैं जो बिना किसी पर दोष लगाए रिश्ते में सुरक्षा बहाल करते हैं और ये जताते हैं कि यह दूरी बस कुछ समय के लिए है। इसके अलावा अगर रिश्ते में जरूरत से ज्यादा देने की प्रवृत्ति है, तो हर हफ्ते एक छोटी सी नहीं कहने का अभ्यास करना चाहिए। इससे व्यक्तिगत सीमाएं फिर से स्थापित होती हैं। साथ ही उत्तेजना या गुस्सा बढ़ाने वाले ट्रिगर्स को पहचानकर एक शांत करने वाली रणनीति बनाना और किसी मुश्किल या गर्म बातचीत के बीच एक छोटा ब्रेक लेना स्थिति को बिगड़ने से रोक सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, भावनाएं और स्पष्ट संचार। किसी भी रिश्ते में संचार को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है लगातार दोषारोपण करने से बचना और उसकी जगह अपनी भावनाओं का सटीक और स्पष्ट वर्णन करना।
सही समय और सही लहजे में कही गई बात ही असल में कुशल ईमानदारी कहलाती है, जहां पूरा ध्यान वर्तमान में महसूस हो रही भावनाओं पर होता है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं भी हमारे रिश्तों को आकार देती हैं। अक्सर शक्ति का असंतुलन या लिंग पर आधारित धारणाएं रिश्तों में गहरी गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। इसलिए पुराने पैटर्नों को चुनौती देना, सचेत रूप से संवाद करना और रिश्तों में न्यायसंगत भूमिकाओं का दावा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाद को और मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही सीधा सा नियम है, दूसरों पर कोई निर्णय थोपने के बजाय मैं से शुरू होने वाले कथनों का उपयोग करना। किसी भी कठिन बातचीत के बाद ये जांचना हमेशा फायदेमंद होता है कि हमारा संदेश उसी रूप में पहुंचा या नहीं जिस रूप में हम चाहते थे। इसके अलावा हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाली लिंग आधारित अपेक्षाओं को पहचानना चाहिए। अगर कोई नाराजगी है तो उसे मन में रखने के बजाय घरेलू या भावनात्मक कार्यों के उचित बंटवारे के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना भविष्य में किसी भी तरह की कड़वाहट को बढ़ने से रोकता है। हमारा चौथा विषय एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है, रिश्तों में आई दरारों की मरम्मत करना। देखिए, जब एक बार विश्वास टूटता है तो सिर्फ दिखावे के लिए या ऊपरी तौर पर माफी मांग लेना ही काफी नहीं होता। वास्तविक सुधार के लिए जवाबदेही, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक परिवर्तन और सबसे बढ़कर समय की आवश्यकता होती है। विश्वास का पुनर्निर्माण निरंतर और प्रत्यक्ष व्यवहार से होता है, केवल मीठे शब्दों से नहीं। इसके अतिरिक्त जीवन के कुछ बड़े बदलाव जैसे बीमारी, बुढ़ापा या किसी अपने को खोने का शोक, ये सब भी हमारी नियमित अंतरंगता की सीमाओं को उजागर करते हैं और रिश्तों की कड़ी परीक्षा लेते हैं। ऐसे मुश्किल समय में अनुकूल देखभाल, थोड़ा लचीलापन और अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को बनाए रखना सबसे ज्यादा काम आता है, ताकि रिश्ते में कोई गहरी नाराजगी ना पनपे। रिश्तों की मरम्मत के इस प्रयास में कुछ कदम वाकई बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे अगर गलत व्यवहार हुआ है तो सामने वाले से विशिष्ट जानकारी मांगनी चाहिए कि भविष्य में वो क्या ठोस बदलाव लाएगा। दूसरी ओर, जब हम माफी मांगते हैं तो अस्पष्ट वादों के बजाय ये बताना ज्यादा प्रभावी होता है कि हम क्या विशिष्ट सुधारात्मक कदम उठाएंगे और उसकी समय सीमा क्या होगी। संकट के दौरान बिना वजह अनुमान लगाने के बजाय सीधे ये पूछ लेना कि आपको किस तरीके के सहयोग की आवश्यकता है, एक मजबूत और साझा योजना बनाने में मदद करता है। अब हम पहुंच गए हैं 5वें चरण पर, स्थायी परिवर्तन और अभ्यास। किसी भी रिश्ते में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ समझ लेना या अंतर्दृष्टि होना ही काफी नहीं है। इसके लिए बार बार अभ्यास, अपनी खुद की जवाबदेही और नए अनुष्ठानों के निर्माण की जरूरत होती है। छोटे लेकिन टिकाऊ कदम उठाना और जरूरत पड़ने पर बाहर से मदद लेना इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। और सबसे आशाजनक बात यह है कि यदि कोई पूरी ईमानदारी से स्वयं पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो और नए तरीके आजमाने के लिए तैयार हो, तो रिश्तों में गहरी जड़ें जमा चुके पुराने और जटिल पैटर्नों को भी पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो इसे एक आदत में कैसे बदला जाए? इसका एक तरीका है कि किसी एक संबंधपरक आदत को चुनें और अगले कुछ हफ्तों के लिए उसका सूक्ष्म अभ्यास करें, यानी छोटे छोटे स्तर पर उसे लागू करें। इस प्रगति को ईमानदार बनाए रखने के लिए आप किसी चिकित्सक या एक जवाबदेह साझेदार की मदद भी ले सकते हैं। एक स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य और साप्ताहिक कार्यों के साथ एक छोटा सा 6 सप्ताह का प्रयोग डिजाइन करना इस दिशा में एक बहुत ही ठोस और कारगर कदम हो सकता है। अंत में आइए अब निष्कर्ष और कुछ बेहद काम के व्यवहारिक उपकरणों पर नजर डालते हैं। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर की चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतरंगता, जुड़ाव और अलगाव का एक बेहद खूबसूरत नृत्य है। दोनों का ही अपना महत्व है। ये सच है कि पुराने पैटर्न हमारे इतिहास और बचपन से आते हैं, लेकिन जागरूकता और अभ्यास से उन्हें यकीनन तोड़ा जा सकता है। साहसी ईमानदारी, स्पष्ट सीमाएं और छोटे छोटे ठोस कदम समय के साथ एक मजबूत विश्वास की नींव रखते हैं। मरम्मत के लिए सिर्फ खोखले शब्दों से काम नहीं चलता, बल्कि विशिष्ट कार्यों की आवश्यकता होती है। और चूंकि रिश्ते हमेशा विकसित होते रहते हैं, इसलिए जीवन के विभिन्न मोड़ों पर हमारा संचार भी उसी के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। और हाँ, दैनिक जीवन के लिए कुछ बेहतरीन व्यवहारिक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे तनाव कम करने के लिए ब्रिज वाक्य का इस्तेमाल करके समय मांगना और फिर वापस आना, या फिर किसी काम के लिए स्पष्ट सीमा तय करते हुए अपनी उपलब्धता का सही समय बताना। ईमानदारी के सूत्र का उपयोग करते हुए अपने व्यवहार, भावनाओं और अनुरोधों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना, और दरारों को भरने के लिए अपनी गलती स्वीकार करना,
पछतावा जताना और सुधारात्मक कार्य करना सबसे जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि अंतरंगता कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जाने से पहले विचार करने वाली बात यह है, आपके जीवन का ऐसा कौन सा पुराना पैटर्न है जिसे आज थोड़ा सा बदलकर आप अपने रिश्तों के इस नृत्य को और भी खूबसूरत बना सकते हैं?